नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना हमें शेयर किए हैं उनका नाम राजेंद्र है। राजेंद्र मुंबई में रहा करते थे। वो करीब 30 साल के लगभग थे। वो अपने गांव लौट रहे थे। उनके घर में किसी की मौत हो चुकी थी और इसी चक्कर में वो अपने गांव वापस आ रहे थे। इस घटना को लगभग 12 साल बीत चुका है। तो चलते हैं राजेंद्र जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं राजेंद्र जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं मुंबई से अपने गांव बिहार की तरफ चल पड़ा था। मैं बहुत परेशान था। मेरे पड़ोस नहीं कहा जा सकता, वो मेरे पिताजी के सगे भाई थे, बड़े थे, ताऊ थे और उनकी मौत हो चुकी थी। मैं उनकी मौत से सदमे में था। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा था और जो भी ट्रेन मिली मैं उसमें बैठ गया था। टिकट विकट का मैं कोई भी टेंशन नहीं लिया। फाइन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेन में ही दे दूंगा। लेकिन मुझे अपने गांव कैसे भी पहुंचना था। वो जो हमारे ताऊ जी थे, बहुत मुझे मानते थे, बहुत प्यार करते थे। मैं उनका मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं कैसे भी उनके पास पहुंचना चाहता था, देखना चाहता था, लेकिन मैं बहुत दूर था। अब उनकी अंतिम क्रिया तो हो चुकी होगी, उसमें तो पहुंचना संभव नहीं था। लेकिन मैं ज़रूर उस अपने गांव में पहुंचना चाहता, अपने घर में पहुंचना चाहता था। मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं ट्रेन में बैठ चुका था और अपने गांव की तरफ चल पड़ा था। मेरा जो स्टेशन था वो थोड़ा छोटा था। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ थी, मेल थी, सुपर फास्ट थी, वो रुका नहीं करती थी। लेकिन जिस मैं ट्रेन में बैठा था उसकी स्टॉपेज वहाँ पर थी। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। नहीं तो मुझे 2 स्टेशन पहले ही उतरना पड़ता या फिर 2 स्टेशन के बाद में, और फिर वहाँ से किसी सवारी के ज़रिए हमें अपने स्टेशन के पास आना पड़ता। अब रात का वक्त हो चुका था, 10 बज चुके थे। जो हमारी ट्रेन पहुँची थी वो 10 बजे के आसपास स्टेशन पर उतारी थी। जैसे ही स्टेशन पर उतरा, मैं स्टैंड की तरफ भागा, क्योंकि वहाँ से गांव हमारा थोड़ा दूरी पर था। दूरी कम से कम मान के चलिए कि 4 किलोमीटर के आसपास था। सर्दी भरी रात थी, ठंडक थी, शीतलहर भी चल रही थी और स्टैंड पर बिल्कुल खाली खाली मुझे दिखा। वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना कोई ऑटो रिक्शा, ना कोई और कोई साधन। बस धुआं धुआं हर तरफ दिखाई पड़ रहा था। शायद वो कोहरा का असर था, तभी मुझे धुआं धुआं सा हर तरफ नजर आ रहा था। मैं एक पल तो मन किया कि पैदल ही चल पड़े, लेकिन मैं जानता था कि उस रास्ते पर आगे सुनसान एरिया पड़ता है और वहाँ पर लोग हमारे गांव के बताते थे कि भूत प्रेत वहाँ पर रहते हैं। अब मैं भूत प्रेत से बहुत ही डरता था। मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं पैदल अपने गांव की तरफ चल पड़ूं। मैं वापस स्टेशन पर आकर के बैठ गया था, स्टेशन के एक बेंच पर। ठंड तो मुझे लग रही थी और मेरे पास में जो भी ओढ़ने का था, एक शॉल जैसा, अब मैं अपने बैग से निकाल करके अपने शरीर पर डाल दिया था ताकि ठंडी हवा से मेरी बचाव हो सके। वो प्लेटफार्म बिल्कुल सोन सपाटा पड़ा हुआ था। मुझे
एक भी इंसान उस प्लेटफार्म पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। रात अब काफ़ी हो चुकी थी। हाँ, ट्रेनें ज़रूर गुजरती थी जो वहाँ नहीं रुकती थी। वो धड़ल्ले से शोर मचाती हुई निकल जाती थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो कि मैं अपने घर की तरफ निकलूं। और तभी मुझे किसी की आने की आहट हुई। मैं आहट की तरफ देखने लगा। वो एक अधेड़ व्यक्ति था। सर के बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी भी सफ़ेद थी और ज़्यादा हाइट भी नहीं था, मीडियम कट का वो व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ रहा था। और वो मेरे आकर के पास के बेंच पर ही, कहा जाए तो बिल्कुल सटा हुआ और मुझ पर देखते हुए, मेरी तरफ देखते हुए और वो बैठ गया। मैंने देखा कि सर्दी का टाइम है और वो एक कपड़ों में था। क्या इसको ठंड नहीं लग रही है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मेरी तरफ दिखे जा रहा था, घूर रहा था और फिर वो बोलने लगा, अकेले हो? कोई साथ में नहीं है? उसकी आवाज़ थोड़ा अजीब सी लगी थी। मैं बोला, हाँ अकेले हूँ, साथ में क्या करना है किसी को, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। आप कौन हैं? आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैं तो आपके भले के लिए पूछ रहा हूँ। कहाँ का रहने वाले हैं? कहाँ पर जाएंगे आप? मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैंने बोला कि आपके पास कोई साधन है? बोला, हाँ है ना, मेरे पास ऑटो रिक्शा है। मैं सवारी को देखने के लिए प्लेटफार्म पर आया था और आपको देख करके मैं यहाँ पर पूछ बैठा हूँ, कहाँ पर जाएंगे आप? मैं उसकी देख करके हालात, ये कपड़ों में और सर्दी के टाइम में, ये कैसा इंसान है? क्या इसको ठंडी नहीं लग रही है? अब बोलने का लहजा कुछ अलग था। मुझे लगा कि शायद ये नशे में है और ज़्यादातर ऐसे ही लोग बोला करते हैं, नशे में जो होते हैं वो आगे पीछे सोचते नहीं हैं कि क्या कहा जाए, कैसे किसी से बात किया जाए। मैं कहने लगा, देखिए अगर आप सच कह रहे हैं कि आपके पास में कोई साधन है तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। कितना पैसा लेंगे आप? वो कहने लगा कि जो इच्छा हो दे देना, चलो आप, मैं आपका बैग उठा लेता हूँ। वो बैग बिना बोले और हाथ में पकड़ लिया। मैं उसको देखता ही रह गया और वो बैग लेके आगे चल पड़ा। अब आखिरकार मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा, कहीं मेरा वो बैग लेकर के कहीं भाग न जाए। मुझे तो ऐसा ही एक पल के लिए एहसास हुआ था। और तभी वो मुड़ कर के बोलने लगा, अरे आओ बाबू, डरो नहीं, आओ, तुमको सही सलामत तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा। फिर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। हम उसी स्टैंड पर आ चुके थे जो मैं देखा था। यहाँ पर एक भी सवारी मुझे नज़र नहीं आ रही थी और ये अचानक कहाँ से आ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम स्टैंड पे पहुँचे तो मैंने अभी भी देखा, वहाँ पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ऑटो रिक्शा या कोई साधन। मैंने कहने लगा, अरे भाई, आप तो कह रहे थे कि आपके पास सवारी है, कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। वो कहने लगा, बाबू पेड़ के पीछे आओ ना, मैं वहाँ पर खड़ा कर रखा हूँ। अब मैं उस पेड़ के पीछे देखने लगा। तब मुझे हल्की सी नज़र आई, वो एक ऑटो रिक्शा ही थी और वो इंसान उस तरफ में चल पड़ा, उसके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वाकई में वो ऑटो रिक्शा ही था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर हम ऑटो रिक्शा में बैठ गए थे और चलने से पहले मैंने बोला, देखो अभी भी बता दो आप कितने पैसे लोगे, एक मुझे झंझट पसंद नहीं है, मेरे घर में वैसे ही टेंशन चल रही है, मेरे ताऊ का मौत हो चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप बिल्कुल मुझे परेशान मत कीजिएगा, जो लेना देना है आप मेरे को यहीं बता दो। वो सोचते हुए और एक दाम बताया। वो दाम बिल्कुल वाजिब था उस रात के लिए और मैंने हाँ कर दिया, नहीं कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दूंगा।
मैं ऑटो रिक्शा में सवार हो चुका था और वो ऑटो रिक्शा लेकर के स्टार्ट करके चल पड़ा। रास्ता निकलता जा रहा था और मैं अपने ताऊ के ध्यान में लगा हुआ था। मैं उन्हीं को बारे में सोच रहा था। पता नहीं कैसे उनकी मौत हो गई। मुझे बहुत प्यार करते थे। अब मैं जाऊंगा तो मैं उनको देख नहीं पाऊंगा। मन में एक कसक सी उठ रही थी। मन में एक दर्द सा, दिल में दर्द सा हो रहा था, ये सब बातें सोच सोच करके। अब मैं अपना ध्यान बस इन्हीं बातों पर लगाए हुए था। रास्ते को मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। और तभी अचानक मेरा ध्यान रास्ते पर गया। वो रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा था। इसमें जंगल झाड़ कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमारे गांव के रोड पर तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था। मैंने ऑटो वाला से बोला, अरे भाई, आप किधर जा रहे हो? ये तो अलग रास्ता है। वो कहने लगा हंसते हुए, अरे बाबू, घबराओ नहीं, ये बिल्कुल शॉर्ट कट का रास्ता है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारा तो रोज़ का काम है। आप तो कभी कभी आप लोग आते हो, लेकिन हम लोग तो रात दिन निकलते रहते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं उसकी बातों पर विश्वास के अलावा और क्या कर सकता था। अब फिर मैं अपने घर के ध्यान में लग चुका था और अचानक रिक्शा झटके से रुका। रिक्शा रुकते ही मेरी नज़र रोड की साइड में गई। मैंने देखा वहाँ तो बस झाड़ी ही झाड़ी सब कुछ नज़र आ रहा था और आगे एक कच्चा रास्ता था और ऑटो बस वहीं तक जा कर के रुक गया। उसके आगे तो रास्ता था ही नहीं, बस एक पगडंडी सी बनी हुई थी और वो दिखाई पड़ रही थी। उसमें तो ऑटो रिक्शा जाने का कोई मतलब ही नहीं होता था। मैं डांटते हुए बोला, अरे भाई, तुम कहाँ ले आकर फंसा दिए? मैं बोल रहा था कि ये रास्ता हमारे गांव का नहीं है। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप ऑटो रिक्शा का हैंडल पकड़े और बैठे रहा। इंजन अभी भी उसका स्टार्ट था। हेडलाइट की रोशनी बाहर निकल रही थी। अब फिर मैं जब बार बार बोलने लगा, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ ले आके आप मुझे फंसा दिए हो? अब बताओ, मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? आपने तो मुझे कहीं कहीं नहीं रखा। ये कौन से रास्ते पर लेकर आए हो? तभी उसकी चेहरा मेरी तरफ में घूमा। वो साधारण सा दिखने वाला इंसान एक शैतान में बदल चुका था। चेहरा उसका इतना भयानक हो चुका था कि मैं तो देख के ही चीख मार दिया था। इतना डर चुका था मैं उसका चेहरा देख करके। मैं चीख मारा कि मेरी चीख दूर दूर तक सुनाई पड़ी होगी, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरी चीख पर कोई बचाने के लिए आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान जगह थी। दूर दूर तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ जंगली झाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी। अब फिर वो इंसान मेरे गर्दन की तरफ अपना हाथ कर दिया। बोला, तो बहुत सियाना बन रहा था, तो अपने आप को बहुत सियाना बन रहा है। अब आ गया ना मेरी चंगुल में। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं तेरा कचमोर निकाल दूंगा। तुझे मार करके मैं तेरी लाश को ऐसी जगह दफनाऊंगा कि कोई तुझे ढूंढ ढूंढ भी नहीं पाएगा, और तेरी आत्मा को मैं निकाल करके अपने साथ में रखूंगा। उसकी बात सुनकर के तो मैं दहल सा आ गया था कि वाकई में ये तो कोई शैतान भूत है जिसे मैं भरोसा करके इसके साथ में बैठा था। ये तो एक धोखेबाज भूत निकला। मैं अब समझ नहीं पाया कि अब मैं क्या करूं। और वो मेरा गला को दबाए जा रहा था और हंसते जा रहा था। वो हंसना शुरू कर दिया था। वो कहने लगा, बेटा, बस तेरा आखिरी समय आ चुका है। मैं अब समझ गया था कि वाकई जो बैल बोल रहा है ना, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मेरा दम घुटने लगा था। आंखें एकदम दर्द से फटने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। सांस लिया नहीं जा रहा था।
मेरे मन में बस कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं। कुछ भी नहीं, बस शून्य पड़ा था। और मैं इतना बस सोच रहा था कि मेरी मौत अब हो रही है। मैं तो अपने ताऊ को बस श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाऊंगा, न घर पहुंच पाऊंगा। मैं अपने रिश्तेदार को, अपने माँ बाप को, किसी को भी अब देख नहीं पाऊंगा। और उसी वक्त ऐसा लगा कि कोई उस रोड पर, उस जगह पर आ रहा है। जैसे ही आवाज़ आनी शुरू हुई, और वो जो भूत था, प्रेत था, मेरा गर्दन को छोड़ दिया और उस तरफ देखने लगा जिधर से किसी के आने की आवाज़ आ रही थी। वो अब रिक्शे से उतर गया। रिक्शे से उतर करके अब देखने लगा कि कौन आ रहा है इस सुनसान जगह पर। मैं अपना गला को सहला रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मेरे मन एकदम उजबुजा सा रहा था, बिल्कुल सांस लेने में ऐसी परेशानी सी हो रही थी, गले में दर्द हो रही थी। मैं अपने गला को सही करने में लगा हुआ था कि मैं कैसे भी जिंदा रहूं, सांस ले पाऊं। तभी वो भूत जो था, शैतान भूत था, एक जोरदार चीख मारा और एक तरफ को भागने लगा। मैंने जब पलट करके देखा तो एक हिलती जुलती परछाई सी मुझे नजर आई थी। साफ चेहरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। लग रहा था कि किसी की ये परछाई है और ये चल फिर रही है। उनके हाथ में एक छोटा सा डंडा सा दिख रहा था। शायद इसी डंडे से उस शैतान भूत को उन्होंने मारा था। और तभी वो भूत रिक्शे छोड़ करके और आगे की तरफ निकल भागा था। जैसे ही भागा, वो परछाई मेरे पास पहुंच गई। वो कुछ नहीं बोली, एक शब्द भी मुंह से आवाज नहीं निकाली, बस इशारा किया कि बस बाहर निकलो। अब मैं एक जादू में बंधा हुआ ऑटो रिक्शा से निकल गया। परछाई अपने पीछे आने की इशारा करने लगी कि मेरे पीछे पीछे चलो। मैं बिना सोचे समझे एक जादू की तरह मैं उनके पीछे लग पड़ा था। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, न मैं कोई सोच रहा था, बस उस परछाई के पीछे पीछे चल पड़ा था। एक पल में पीछे की तरफ देखा, अनायासी तो मैं क्या देखता हूँ कि जो ऑटो रिक्शा में आया था वो ऑटो रिक्शा भी वहाँ पर नहीं था। और वो परछाई मुझे बार बार कह रही थी कि बस चलते रहो, इशारा कर रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद में हम मेन रोड पर आ गए थे। वह मेरा गांव का ही मेन रोड था। अब वहाँ से मुश्किल से मुझे 15-20 मिनट का रास्ता था। और वो परछाई बस मेन रोड पर आकर के रुक गई और मुझे इशारा किया कि तुम अब निकल लो यहाँ से। अब मैं वही किया जो परछाई मुझसे करवा रही थी। मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ा था। मुझे अभी भी सोचने की शक्ति नहीं थी, न मैं समझ पा रहा था कि ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। मैं उस रोड पर अंधाधुंध चल रहा था। मैं जब अपने गांव के करीब पहुंचा तब मुझे एक बार अपने होश में आया था। जैसे ही मैं होश में आया तो मैं एकदम डर सा गया था, पूरे शरीर में रुआं खड़ा हो चुका था। अब मैं पीछे पलट करके देखने लगा, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। अब मैं अपने गांव में प्रवेश कर चुका था। डर तो अभी भी लग रहा था। अब मैं सीधा अपने घर पहुंचा। इतनी रात को घर में मुझे देख करके मेरे माँ बाप चिंतित हो उठे थे कि अरे बेटा, इतनी रात को कैसे पहुंचा? तुम स्टेशन पर रुक जाते, सुबह में आ जाते। इस रात में आना सही नहीं था। चलो अब तुम आ ही गए हो, सही सलामत आओ घर में। कुछ पल तो मैं बोल ही नहीं पाया था। पानी वानी पीने के बाद में तब मैं अपनी दास्तां अपने माँ बाप को सुनाया। वो मेरी सारी बात सुन करके डर चुके थे, लेकिन वो कहने लगे कि चल बेटा,
तेरी जो रक्षा किया है, मुझे तो लग रहा है कि तेरा ताऊ जी थे। वैसा ही डंडा लेकर के वो आजकल चला करते थे जैसे तू बता रहा है। मुझे तो यही लग रहा है बेटा। चल, भगवान ने तेरी जान बचा दी, मुझे इसी बात का खुशी है। अब मुझे भी लगा, जब मेरे पिताजी ने बोला ना, तो मुझे भी एहसास हुआ कि वो शक्ल मुझे जो परछाई थी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वो परछाई के रूप में थी, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मैं उनके जादू के असर में था, तो मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था कि सब क्या हो रहा है। लेकिन मैं घर पहुंच कर के ध्यान से उस परछाई के बारे में सोचने लगा, तो मुझे लगा कि जो पिताजी कह रहे थे वो बिल्कुल सच बात थी। तो दोस्तों, उस तरह से मेरी जान मेरे ताऊ ने बचाई थी। और इस घटना के तो काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन मैं ये घटना भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने बनाई हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।